क्लेमाइडियासिस। तो ये 3 अभी बीमारियां हैं जो किसके द्वारा होती हैं बताओ? बैक्टीरिया के द्वारा। जब ये खत्म होंगी तो वायरस की अलग से पढ़ना है। तो अभी मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ वो सब कौन सी हैं? तो इनमें से कोई भी आएगा कि ये किनसे होती हैं, तो आप यही बताएंगे कि ये किससे होने वाली बीमारी हैं? बैक्टीरिया से। चलिए सबसे पहले लिखेंगे गोनोरिया। नेम ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से गोनोरिया होता है ना? ये आपको याद रखने की जरूरत है कि कौन से बैक्टीरिया से गोनोरिया होता है। तो बताओ क्या किससे होता है? निसेरिया गोनोरिया, ठीक है ना? तो निसेरिया आपको याद रखना है कि ये वो बैक्टीरिया है जो कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? गोनोरिया, ठीक है? तो गोनोरिया कौन उत्पन्न करता है? निसेरिया से होता है ये, ठीक है? इसी में लिखते चलना है, पॉइंट बना बना के थोड़ा सा लिखना है। तो निसेरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कौन सी बीमारी फैलाता है? गोनोरिया। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो जेनाइटल पार्ट होता है, जेनाइटल एरिया के आसपास इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है स्वेलिंग, लेकिन वो स्वेलिंग जिसमें रेडनेस होती है और सूजन होती है, जो दर्द करती है, दर्द वाली सूजन को इन्फ्लामेशन कहते हैं, है ना? और एक और होती है ओडेमा, उसमें दर्द नहीं होता, ना ही रेडनेस रहती है। तो इसमें क्या होता है? लिखेंगे इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया में क्या रहती है? स्वेलिंग हो जाती है। अगर फीमेल है, इन फीमेल यूरेथ्रा टू कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल में यूरेथ्रा से लेकर के पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। ठीक है, लिखेंगे इन फीमेल यूरेथ्रा टू कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, अगर ये पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो जाती है तो फीमेल में जो ये पूरा पेल्विस रीजन है इसमें पूरे में हो सकती है, और उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं PID। ठीक है ना? तो लिखेंगे इन फीमेल इट इज कॉल्ड PID। फीमेल में इसे PID कहते हैं, पेल्विस इन्फेक्शन डिजीज, है ना? क्योंकि वो कहाँ हो गया है? पूरे पेल्विस रीजन जो है उस पूरे में हो गया है, इसलिए इसका नाम ये भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई गोनोरिया। गोनोरिया का क्या मतलब है? किस कैसी बीमारी है? सबसे पहले ये बताओ, कौन से बैक्टीरिया से? इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है जेनाइटल एरिया के आसपास। मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी। फीमेल में अगर ये ज़्यादा फैलती है तो यूरेथ्रा से कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चली जाती है और पूरे पेल्विस रीजन पर हो सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? PID कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इनिशियली इट इज ट्रीटेड, शुरू में इसमें दवाई है, करवा सकते हैं, नहीं तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है। इट मे बी लेथल, यह जानलेवा है। लिखेंगे जानलेवा। ठीक है, गंभीर है। आगे लिखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस
बोलिए, नेम ऑफ बैक्टीरिया लिखेंगे, नेम ऑफ बैक्टीरिया। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से फैलता है। बताइए, किसी को याद है सिफिलिस का? बोलो, है ना, ट्रोपोनिमा पैलिडम लिखेंगे, ट्रोपोनिमा पैलिडम। ट्रोपोनिमा पैलिडम। इससे कौन सी बीमारी होती है? सिफिलिस कैसी बीमारी है? बैक्टीरिया का नाम ट्रोपोनिमा पैलिडम। ठीक है, इसमें क्या होता है इस बीमारी में? हाँ, जेनाइटल पार्ट में छोटे छोटे अल्सर, अल्सर मतलब क्या होता है? फोड़े फफोले बनने लगते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे स्मॉल अल्सर फॉर्म इन जेनाइटल पार्ट। जेनाइटल पार्ट में छोटे अल्सर बन जाते हैं। स्मॉल अल्सर फॉर्म इन जेनाइटल पार्ट, जेनाइटल पार्ट में छोटे अल्सर बन जाते हैं। जेनाइटल पार्ट में छोटे अल्सर बन जाते हैं, है ना। इनिशियली ये भी इसकी दवाई है, बाद में अगर बहुत समय हो जाता है तो फिर इसमें भी क्योर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे क्लेमाइडियासिस। चलिए, नाम बताइए, नेम ऑफ बैक्टीरिया लिखिए, नेम ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये भी बैक्टीरिया से होने वाली है। बताइए, कौन बता रहा था? कौन से बैक्टीरिया से होती है? बताइए, क्लेमाइडिया। हाँ बोलो, हाँ आगे भी था कुछ। ट्राइकोमैटिस, याद आया? ट्राइकोमैटिस। तो ये भी कैसी होने वाली बीमारी है? तो बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी। बोलो, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, तीनों बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं और ये तीनों काहे से होती हैं? बैक्टीरिया से। इसमें भी सेम ऐसे ही इन्फेक्शन होते हैं जैसे ये अभी लिखा हुआ है, इन्फेक्शन इन जेनाइटल पार्ट लिख देना। सिम्टम सेम सेम, और बोले तो इन्फेक्शन इन जेनाइटल पार्ट, जेनाइटल पार्ट में इन्फेक्शन, जेनाइटल पार्ट में इन्फेक्शन। चलिए, तो ये तीन बीमारी कैसी हैं? बोलो, बैक्टीरिया से। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले ऐसे ही याद करना, क्या कि बैक्टीरिया से तीन बीमारियां, कौन कौन सी? गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस। ठीक है, ये तो बात की बात है, कहीं ऐसा ही आ गया निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया की है, या तीनों दे दिया, आंसर चला गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस से। लिखिए, वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली बीमारियां। वैसे ही बनाना है। वायरस से चार बीमारियां लिखनी है। पहला है जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल वार्ट्स। दूसरा है जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज। तीसरा है हेपेटाइटिस, और AIDS, एड्स।
चलिए, तो वायरस से होने वाली 4 बीमारियां, बैक्टीरिया से कितनी देखे हो? वायरस से कौन कौन सी? जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ठीक है, इनमें सब में लिखेंगे नेम ऑफ वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है, 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 सबके वायरस लिखेंगे। पहले में लिखेंगे HPV, ये HPV, पहले शॉर्टकट लिख लेते हैं सबका, फिर उनका फुल फॉर्म आना चाहिए। HPV। दूसरा HSV, HSV, HBV, HBV और HIV। चलो बताओ, इसका नाम बताइए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो आपसे पूछेगा जेनाइटल वायरस किसके द्वारा होता है, क्या बताओगे? बोलो। HPV के द्वारा। पूरा नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका बताओ? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इसका बोलो, इसका नाम बोलो पूरा। हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना? और इसका बोलो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्योंकि ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो इनके फुल फॉर्म और इनसे होने वाली बीमारी आपको याद होनी चाहिए। जैसे HPV से क्या होता है? पैपिलोमा वायरस कौन सी बीमारी फैलाता है? जेनाइटल वायरस फैलाता है। सिंप्लेक्स वायरस कौन सी बीमारी फैलाता है? जेनाइटल हर्पीस। इसी तरह हेपेटाइटिस बी से कौन सी बीमारी हो? तो नाम से ही पता चल रहा है, हेपेटाइटिस। और एड्स का तो बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि कौन फैलाता है? HIV। ठीक है, अब इनमें थोड़ा थोड़ा ये लिखना है कि क्या कौन सी बीमारी में क्या सिम्टम आता है, क्या दिक्कत होती है। चलिए, सबसे पहला कौन सा है बताओ? पैपिलोमा वायरस से ये बीमारी में जेनाइटल वायरस में क्या होता है? हाँ, इसमें लिखेंगे इसमें क्या होता है? ट्यूमर के समान आउटग्रोथ बनने लगती है। कहाँ? जेनाइटल पार्ट में। ठीक है ना? लिखेंगे ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म इन जेनाइटल पार्ट्स। ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म्ड इन जेनाइटल पार्ट। जेनाइटल पार्ट में ट्यूमर के समान आउटग्रोथ निकल आती है। ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ फॉर्म इन जेनाइटल पार्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है ना? दवाई हो सकती है। अगला है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज, अच्छा, ये अभी हम केवल STD देख रहे हैं। वायरस से होने वाली और बीमारियां हैं जिसमें हम डिजीज वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है ना? चलो आगे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ब्लिस्टर फॉर्म इन जेनाइटल एरिया। ब्लिस्टर फॉर्म इन जेनाइटल पार्ट। जेनाइटल पार्ट में ब्लिस्टर बनते हैं। जेनाइटल पार्ट ब्लिस्टर भी अल्सर ही होते हैं। लिख देना ब्लिस्टर, ब्रैकेट में लिख देना अल्सर ही है।
ठीक है। अगला देखो, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस शब्द किसके लिए यूज होता है? लीवर के लिए। हिपैट शब्द लीवर के लिए यूज होता है। अर्थात इस बीमारी में ये तो जेनाइटल पार्ट को प्रभावित कर रहे थे, सब में जेनाइटल जेनाइटल, इसमें हेपेटाइटिस, तो ये किसे प्रभावित करता होगा? लीवर को। ये जेनाइटल पार्ट को प्रभावित नहीं करता है, तो हम लिखेंगे इसमें इट इज लीवर इन्फेक्शन। इट इज लीवर इन्फेक्शन। यह लीवर का इन्फेक्शन है ना। और हेपेटाइटिस बी सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है ना। जैसे एड्स वगैरह फैलता है बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन ये बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे स्थान में चला जाता है। लेकिन देना इसमें मोस्ट इन्फेक्टेड डिजीज, सबसे ज़्यादा संक्रमित है, सबसे ज़्यादा संक्रमित बीमारी है, सबसे ज़्यादा संक्रमित बीमारी है। अब देखो क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया और अचानक उसे लीवर का एक और इन्फेक्शन हो गया, जैसे जॉइंटिस वगैरह हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक हो जाती है फिर, है ना। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? हेपेटाइटिस बी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाया गया है। लिखेंगे वैक्सीन अवेलेबल, वैक्सीन उपलब्ध है, रिकॉम्बिनेंट तकनीकी से बनी है। जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो बताएंगे ये क्या टेक्निक होती है। नहीं, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर शुरू में वैक्सीन लगवाएंगे तो होगी ही नहीं, ये है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है। इसमें क्या होता है एड्स में, इसके बारे में तो ऐसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अपनी CD4 सेल को कंट्रोल कर लेता है, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम को ही बंद करवा देता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है तो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर हो गया तो बाहर से कोई सा भी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, ना किसी प्रकार की इम्यूनिटी बनाती है, ना ही उनसे लड़ती है। इसीलिए उस व्यक्ति को जो भी बीमारी होती है वो कभी ठीक ही नहीं होती है ना। उसे सबसे पहले एड्स हुआ, फिर उसको टीबी हो गई, फिर उसके बाद उसको सर्दी जुकाम, जितनी भी बीमारियां हैं फिर धीरे धीरे होती रहेंगी। अब वो दवा खाएगा भी तो उसको असर क्यों नहीं करती हैं बताओ? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, खुद से शरीर उसके लड़ना छोड़ चुका है। तो ये सारी बीमारियां थी जो कि कैसी हैं बताओ? वायरस एसटीडी हैं। और इन सबसे जो पहली वाली हैं और ये, इन सबसे कौन बचा सकता है? केवल एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थी, वो थी कंडोम्स। बाकी थे लेकिन वो बचा नहीं सकते हैं, वो केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएंगे। इन सबसे कौन बचाता है? केवल एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, चलो लिखिए। लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगर ये लिख जाएगा तो लिखेंगे प्रोटोजोवल डिजीज। प्रोटोजोवन मतलब किससे होगी? प्रोटोजोवा से। लिखिए प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवा से होने वाली। ल्यूकोरिया सुना होगा आपने, लिखिए ल्यूकोरिया। ट्राइकोमोनियासिस भी कहते हैं।
ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। नेम ऑफ प्रोटोजोवा, कौन सा प्रोटोजोवा है जो ये फैलाता है? ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। क्या नाम है इसका? ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। तो ये ल्यूकोरिया काहे से होने वाली बीमारी है बताओ? बोलो। प्रोटोजोवा से। कौन सा प्रोटोजोवा? ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ठीक है। मोस्टली इन फीमेल, फीमेल में ही ये बीमारी होगा। इसमें लिखा भी है वैजिनैलिस, वेजाइना से संबंधित है। लिखेंगे इट ग्रो इन बेसिक मीडियम, यह क्षारीय माध्यम में ग्रो करता है। क्षारीय माध्यम में ग्रो करता है। इसमें क्या होता है? व्हाइट कलर का डिस्चार्ज फीमेल वेजाइना से बाहर आता है। ठीक है, लिखेंगे व्हाइट कलर डिस्चार्ज क्रम, व्हाइट कलर डिस्चार्ज, व्हाइट कलर डिस्चार्ज कम्स फ्रॉम द फीमेल वेजाइना, व्हाइट कलर डिस्चार्ज कम्स फ्रॉम द फीमेल वेजाइना। क्या लिखेंगे? व्हाइट कलर डिस्चार्ज comes from फीमेल वेजाइना। फीमेल वेजाइना से वाइट कलर का डिस्चार्ज बाहर आता है। और ये कौन सी बीमारी है? क्या कहलाती है? ल्यूकोरिया। तो ये मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? पहले मैंने बैक्टीरिया की पढ़ाई, फिर वायरस की और प्रोटोजोवा की एक बीमारी आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही क्रम से याद रखना, दोनों या तीनों बीमारियों को मिक्स नहीं करना कि दोनों एक साथ लिखने लगो कि बैक्टीरिया, क्योंकि अभी ही आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली है, कौन सी वायरस से। ठीक है, और तुम साथ में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? बोलो ना। हाँ, अब पेपर में तो सारे आए हैं। ठीक है, अब हमें एक और चीज पढ़नी है, इसमें लास्ट टॉपिक रहेगा इनफर्टिलिटी, बंध्यता। ठीक है ना, जैसे मेल और फीमेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है ना, बंद हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे इस कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। किसमें हो सकती है प्रॉब्लम? मेल और फीमेल में। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में भी ये लिखा है कि इन इंडिया, किंतु भारत में हमेशा किसे दोषी ठहराया जाता है? फीमेल को ही दोषी बताया जाता है कि ये इनफर्टाइल है, और दवाई भी उसी की करवाए जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने तो फीमेल को। मेल में भी वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है, क्या कारण हो सकते हैं बंध्यता के, और इनका हमारे मेडिकल में क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, लिखिए बंध्यता। बंध्यता, इनफर्टिलिटी। लिखेंगे पूरे विश्व में भारत समेत इन ऑल ओवर वर्ड्स इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे विश्व में भारत समेत
पूरे विश्व में भारत समेत इन ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे विश्व में भारत समेत बहुत सारे कपल्स इनफर्टाइल हैं। सो मैनी कपल्स आर इनफर्टाइल, सो मैनी कपल्स आर इनफर्टाइल, बहुत सारे कपल इनफर्टाइल हैं। एंड अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, और बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। एंड अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, और बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, और बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकता है। द मेन रीजन मे बी फॉलोइंग, मेन रीजन निम्नलिखित हो सकता है। पहला फिजिकल, उसके पास कोई फिजिकल कारण हो सकता है ना, शारीरिक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेल या फीमेल किसी में भी, जिसके कारण वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। ठीक है, वो हो सकता है। दूसरा लिखेंगे, फिजिकल कारण हो सकता है। दूसरा कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, उसके जन्म से ही ऐसी कोई बीमारी थी, जैसे टेस्टिस मान लो नीचे नहीं आए, या टेस्टिस फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी कोई जन्मजात बीमारी उसको पहले से भी हो सकता रही हो, जिसके कारण ऐसा हो रहा है ना। टेकन ड्रग्स, अत्यधिक दवाइयाँ, नशा, ये सब करने से भी क्या हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी कम हो जाती है। एंड साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं इस चीज में। एंड कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशल नोट लगाना है, स्पेशल नोट भारत में चाइल्डनेस के लिए हमेशा फीमेल को ब्लेम किया जाता है। भारत में इनफर्टिलिटी के लिए हमेशा फीमेल को ब्लेम किया जाता है। इन इंडिया ऑलवेज ब्लेम द फीमेल फॉर इनफर्टिलिटी। किसे बताओ, हमेशा किसे ब्लेम किया जाता है, फीमेल को। वाइल द प्रॉब्लम इज मेल पार्टनर, चाहे प्रॉब्लम मेल पार्टनर में ही क्यों हो। वाइल द प्रॉब्लम प्रेजेंट इन मेल पार्टनर, चाहे तो प्रॉब्लम मेल पार्टनर में ही हो, है ना। ऐसा होता है हमारे इंडिया में कि हमेशा किसे ब्लेम किया जाता है बताओ, फीमेल को। अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसमें मेल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट में भी प्रॉब्लम फीमेल में ओवम वगैरह नहीं बन रहे हो, रिलीज नहीं हो रहे हैं, नहीं हो ओवम, ठीक है ना। सेम कंडीशन मेल में भी हो सकती है कि स्पर्म नहीं बन रहे हैं, स्पर्म काउंट कम है, उनकी मोर्टेलिटी नहीं है ना, या स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनफर्टिलिटी रहेगी। लेकिन किसी एक को हमेशा ब्लेम करना सही नहीं है। चलिए, क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन मेल, ठीक है ना। लिखिए, प्रॉब्लम इन मेल, प्रॉब्लम इन मेल, प्रॉब्लम इन मेल, मेल में प्रॉब्लम। ओलिगोस्पर्मिया, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इनका निदान भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। तो पहला है ओलिगोस्पर्मिया। ये क्या है, आपने सुना था, पढ़ाया हूं कि एक इजाकुलेशन में, एक बार वीर्य को स्खलित होने में
200 से 300 मिलियन या 20 से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। अगर इनकी संख्या कम है तो वह भी इनफर्टिलिटी का कारण, और इसे कहते हैं ऑलिगोस्पर्मिया। तो लो काउंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म की संख्या कम होना, लो काउंट ऑफ स्पर्म, लो काउंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म की संख्या कम होना। एजुस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है। एजुस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया क्या है? मान लो उस व्यक्ति में स्पर्म ही नहीं बन रहे हैं, है ना, लिक्विड है, बोले तो सेमाइनल फ्लूइड है, सेमाइनल प्लाज्मिक, लेकिन उसमें क्या नहीं है? स्पर्म। उसे क्या कहेंगे? एजुस्पर्मिया। नो स्पर्म, एजुस्पर्मिया, नो स्पर्म। टिरेटोस्पर्मिया, टिरेटोस्पर्मिया ये क्या चीज है? सब है, स्पर्म भी बन रहे हैं, उनकी संख्या भी सही है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली अच्छे नहीं है, उनका आकार वगैरह, है ना, तंदुरुस्त नहीं है, तो भी वो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, नॉट वेल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सही नहीं है, तो ये भी क्या हो सकते हैं बताओ, बोलो, इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। अस्थेनोजियोस्पर्मिया, अस्थेनोजियोस्पर्मिया, इसमें क्या है? स्पर्म है लेकिन मोटाइल नहीं है, भाग नहीं रहे हैं, बोले तो गतिशीलता कम है ना, लो मोटेलिटी, कम गतिशील है, क्योंकि उन्हें मूव करना है, वी फ्लैश मूवमेंट होना चाहिए ताकि वो ओवम के पास क्या हो सकें, जल्दी से पहुंच सकें, है ना। तो अगर मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो भी क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। और क्या बीमारियां हो सकती हैं? टेस्टिस नॉट वेल डेवलप, लिख लेना, टेस्टिस डेवलप ना हो, टेस्टिस डेवलप नहीं है। अगर टेस्टिस डेवलप नहीं है तो भी उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है मेल में। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास मेडिकल में इन सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा, है ना। लेकिन अगर कोई दवाई ही नहीं करवाएगा, आजकल ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाएगा कि चलो यहाँ चलो, ठीक है ना। अब बाबा अगर वो कोई दवाई नहीं दे रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तो फिर इन झाड़ फूंक से क्या ये बढ़ पाएगा, है ना। कोई ना कोई अगर मेडिसिन है तो हम मान सकते हैं कि ये काउंट बढ़ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें ढोंग से बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। मेडिसिन ही कर सकती है, जो हम अभी देखेंगे भी। चलिए, प्रॉब्लम इन फीमेल, प्रॉब्लम इन फीमेल, प्रॉब्लम इन फीमेल, प्रॉब्लम इन फीमेल, फीमेल में प्रॉब्लम, इसमें लिख लेना सेम एज मेल, सेम एज मेल, मेल के समान ही किंतु ओवम के लिए, मेल के ही समान किंतु ओवम के लिए, सेम एज मेल बट फॉर द ओवम, सेम एज मेल बट फॉर द ओवम। जैसे एक होता है एन ओवल्यूशन, ओवल्यूशन ही नहीं हो रहा हो, सुने हो, लिख लेना, जैसे एन ओवल्यूशन, एन ओवल्यूशन, अंडोत्सर्ग ही ना हो, एन ओवल्यूशन, नो ओवल्यूशन, अंडोत्सर्ग ही ना हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ओवम ही रिलीज नहीं होगा, बोलो। और अगर ओवम रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी।
ऑलिगो एवोल्यूशन लो काउंट हो रहा था, इसमें भी क्या हो जाएगा, लो एवोल्यूशन, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे ही सारी प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती हैं। टेस्टिस की जगह क्या हो जाएगा, ओवरी नॉट वेल डेवलप। अगर ओवरी अच्छे से डेवलप नहीं है तो फिर वो फॉलिकल रिलीज करने में क्या हो जाएगी, असमर्थ हो जाएगी, तो भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, इनफर्टिलिटी के कारण मेल और फीमेल में क्या हो सकते हैं। क्योंकि भाई मेन दो चीजें ही तो हैं, ओवम और स्पर्म अगर मिलेंगे तो जाइगोट तो बनेगा, उसका डेवलप होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो केवल यही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो स्पर्म ओवम के पास नहीं पहुंच पा रहा है या ओवम ही नहीं मिल पा रहा है। बोलो, अब हमारे पास इसके लिए क्या चीजें हैं, मेडिकल में क्या है ना, इससे इनफर्टिलिटी के लिए तो हमारे पास मेडिकल में है ART। क्या है, ART। हमारे पास एक आर्ट है, आर्ट नहीं कहता है उसको, ART फुल फॉर्म है इसका, है ना। ART हम लोग देखेंगे, और ART में हमारे पास बहुत सारी मेथड हैं जिनसे हम इससे क्या कर सकते हैं, बताओ, इन सारी चीजों से बच सकते हैं, है ना। ART का फुल फॉर्म कौन बताएगा, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसी में आपका IVF भी आता है ना, सुना है नाम IVF, तो ये सब कुछ आएगा, सेरोगेसी वगैरह सब इसी में आएगी, ठीक है, GIFT वगैरह। चलिए, तो अब हमारे पास है इसका ट्रीटमेंट, लिखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है वो, ART। ART मेडिकल ट्रीटमेंट, ART। पूरा नाम लिखेंगे, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। पहले लिखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो, जब इंसेमिनेशन होता है, जब इंसेमिनेशन होता है तो बहुत सारे स्पर्म, है ना, इधर उधर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उनकी संख्या ऑलरेडी, मतलब वो ओवम तक नहीं जा पाते हैं। या मान लो किसी भी व्यक्ति में ऐसा है कि उस व्यक्ति को स्पर्म काउंट कम है, और जिसके कारण उसके स्पर्म ओवम तक नेचुरली नहीं जा पा रहे हैं, जो इंसेमिनेशन की मेथड है, क्वाइटस मेथड से, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि बहुत सारा सीमेन इकट्ठा करके और एक साथ आर्टिफिशियल रूप से फीमेल वेजाइना में इंसर्ट करा देते हैं। तो अगर उसमें लो स्पर्म रहते हैं तो जब ज़्यादा संख्या में हो जाता है तो स्पर्म की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो आसानी से फिर क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों होता है, इसमें लिखेंगे लो स्पर्म काउंट को क्या कहते थे, ऑलिगोस्पर्मिया। लिखेंगे इन केस ऑफ ऑलिगोस्पर्मिया, इन केस ऑफ ऑलिगोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया के केस पर, इन केस ऑफ ऑलिगोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया की स्थिति में, ऑलिगोस्पर्मिया की स्थिति में, इन केस ऑफ ऑलिगोस्पर्मिया, ऑलिगोस्पर्मिया की स्थिति में, ऑलिगोस्पर्मिया की स्थिति में large amount of semen, large amount of semen put in female reproductive tract, put in female reproductive tract, put in female reproductive tract artificially, artificially,
ऑलिगोस्पर्मिया के केस में सीमेन की अत्यधिक मात्रा कृत्रिम रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ दी जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ दी जाती है। ठीक है, कहाँ छोड़ दी जाती है बोलो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में छोड़ दी जाती है। उससे क्या होगा? जो स्पर्म काउंट कम रहे होंगे तो ज़्यादा अमाउंट होने के कारण सीमेन का उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला लिखेंगे दूसरा। ये आर्ट का पहला हो गया। दूसरा आर्ट लिखेंगे IVF। दूसरा है IVF, पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले इसका मतलब समझो। क्या पता है आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब? फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना। मतलब ओवम को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन ना हो, है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था? फैलोपियन ट्यूब में। हम उसे निकाल करके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो उसे कहते हैं IVF। मतलब फर्टिलाइजेशन लिखेंगे इसमें, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना IVF है। तो IVF क्या है? फीमेल बॉडी से बाहर। इसी में एक और टर्म है इन वीवो। ये नेचुरल है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होला उसे कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो माने बाहर, इन वीवो माने अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन इन वीवो है और फीमेल के बाहर इन विट्रो है। चलो बनाओ। हो गया क्या? हो गया। तो आर्ट की दूसरी मेथड IVF कैसे करते हैं देखो, ये भी बता देता हूं। टेक्नोलॉजी क्या है इसमें क्या होगा? अत्यधिक हाइजीन लैब में हम लोग क्या करेंगे? ओवम को निकालेंगे और स्पर्म को निकालेंगे और इन्हें आर्टिफिशियल रूप से लैब में फीमेल बॉडी के बाहर दोनों को क्या करवा देंगे? दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा देंगे और एक सिंगल सेल ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ की पहली सेल है, जो 2n होती है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, वो बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता कि कहीं पर भी बना दो। इसके लिए हाईली डेवलप लैब चाहिए, है ना, और अत्यधिक ऐसे साइंटिस्ट चाहिए। या नहीं कि कहीं पर भी, है ना, उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना। तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है? बोलो। ट्रांसफर इन फीमेल, किसी फीमेल में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर की दो मेथड हैं। अभी इसमें क्या होगा? क्लीवेज बनेगा, सिंगल सेल से 2 सेल, 3 सेल, 8 सेल। 8 सेल तक हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं और 8 सेल के बाद देखो थोड़ा अंतर समझना। 8 सेल के पहले या 8 सेल तक अगर हम इसे फीमेल में ट्रांसफर करते हैं, 8 सेल के पहले अगर इसे फीमेल में हम ट्रांसफर करते हैं तो हम इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे।
मतलब यहां ट्रांसफर किया जाएगा। कहां ट्रांसफर करेंगे बताओ? फैलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 सेल से ज्यादा हो गई है तो इसे हम लोग यूटेरस में बोले तो यहां ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है, तो 8 सेल से कम या 8 सेल तक कहां ट्रांसफर की जाती है? फैलोपियन ट्यूब में। 8 सेल के बाद चलो बनाओ इसको जल्दी से। कुछ नहीं मिटाया भाई, है ना, ऐसे बना था। 8 सेल वाले को इसे क्या कहते हैं बताओ? तो अगर 8 सेल को फैलोपियन ट्यूब में ले जाएंगे तो ZIFT, पूरा नाम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्योंकि हमने इसे कहां ट्रांसफर किया है? फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ZIFT। और इस वाले को कहते हैं, ये वाले का IUT, बोलो, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये दो हो गए। ये 8 सेल तक है, और ये 8 सेल के बाद अगर डाल रहे हैं तो सीधे कहां ले जाएंगे? यूट्रस में। अगर 8 सेल के पहले है तो कहां लेके जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है यूट्रस। 8 सेल के बाद वाली यहां फिट कराएंगे और 8 सेल्स के पहले यहां रख देंगे फीमेल में, और वो वहां डेवलप होने लगेगा। बोलो, तो यही क्या है? IVF है। जल्दी करिए, इसको खत्म कर देता हूं क्योंकि 5 मिनट का और चैप्टर है। ये हो गया नीचे वाला, ये वाला हो गया। बाकी वीडियो देखा करो, अगर आपको मिल रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाओ, है ना। दूसरे लोग तो देखते ही हैं, तुम तो कोचिंग के ही हो तो कम से कम देखो, है ना। बहुत सारे लोग नहीं देखते, मुझे पता है, और ना ही वो NCERT पढ़ते हैं, है ना। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये सब दिया भी है NCERT में, नहीं NCERT कैसे दिखती है वो ये भी नहीं जानते हैं। पढ़ी हो? मिटाएं? मिटा दें दीदी? सब लोग बोलो। चलो आगे लिखेंगे। अगला तीसरी मेथड है ना, तीसरी लिखेंगे। आर्ट की तीसरी मेथड है ICSI। ICSI तीसरी मेथड। तीसरी मेथड बोलो पूरा नाम। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये क्या है? जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को टेरेटोस्पर्मिया है। टेरेटोस्पर्मिया अभी अभी बताया, मार्फोलॉजी सही नहीं है किसी स्पर्म की। अगर सही नहीं है तो वो या तो मूवमेंट करके ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है ना, पेनिट्रेट करने में असमर्थ है। तो हम क्या करेंगे? स्पर्म का एक इंजेक्शन लेंगे। क्या लेंगे बोलो? स्पर्म का एक इंजेक्शन लेंगे और इसे कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो हम इंजेक्शन से ही स्पर्म को ओवम के अंदर भेज देंगे और वो क्या हो जाएगा? जिससे फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है ICSI। ठीक है, लिखिए फटाक से।
हो गया क्या? 2 और बचे हैं लास्ट। चलें, मिटा दें दीदी, जल्दी बनाओ तो। अब थोड़ा जल्दी मिटा दिया करेंगे ताकि जो लोग ना लिखा रहे कम से कम उनकी मजबूरी रहे वीडियो में देखना। वीडियो में तो पर्याप्त समय है, रोक के लिख लेंगे, जूम करके लिख लेंगे। क्या बात है, सही है ना? और बाकी तो तुमको देखना नहीं है, चाहे जो कुछ कर डालो। तो हम काहे देखें, हम ना देखा, हम जानी था तू काहे देखवाता है। चलिए आगे लिखेंगे, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपोर्ट, गिफ्ट। दूसरा, तीसरा, चौथा लिखिए GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम बताओ, बोलिए जल्दी से। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या है देखो, इसका नाम वैसे गिफ्ट है तो ये सचमुच में गिफ्ट ही है। इट इज द गिफ्ट ऑफ वन फीमेल टू अदर। इट इज गिफ्ट ऑफ वन फीमेल टू अदर फीमेल। देखो क्या है, 2 फीमेल है बच्चों, देखो इधर सब लोग, 2 फीमेल हैं। क्या है ये? 2 फीमेल हैं। इसके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं और इसके एक भी बच्चे नहीं हैं। इसने जांच वगैरह करवाई, इसको पता चला कि इसके अंदर ओवम नहीं बन रहे हैं, है ना, इसके अंदर नो ओवम फॉर्म, एन एवोल्यूशन है, ओवोल्यूशन ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ओवम नहीं आ रहे हैं। इनकी बात इससे हुई, इसने कहा मेरे तो 2 बच्चे हो चुके हैं, हम 2 हमारे 2, और इसके ओवम तो हर बार रिलीज ही हो रहे हैं, है ना। तो उसने कहा कि एक काम करो, आप मेरा ओवम ले लो। इसने इसको ओवम दे दिया, इसने अपना ओवम इसको गिफ्ट के रूप में दे दिया कि भाई आप मेरा ओवम ले लो, और इस ओवम को हम इनके फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इसलिए देखो, ओवम क्या है, एक प्रकार का गैमीट है, फीमेल गैमीट, और इस गैमीट को हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस गैमीट को हमने फीमेल के कहाँ ट्रांसफर कर दिया बताओ? इस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब इसका मेल पार्टनर से फर्टिलाइजेशन होगा, मेल पार्टनर स्पर्म दे करके इसे क्या बना देगा बताओ? फिर से यहाँ क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो ये है बताओ एक प्रकार का गिफ्ट, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गिफ्ट हो गया। जल्दी लिखो। चले आगे। टाइम भी हो गया ना। हो गया? अब तो हो गया होगा नहीं? अब मिटा देते हैं, वीडियो रोक के देख लेना, ठीक रहेगा। सर मेरे मोबाइल का रिचार्ज चुक गया है, प्लीज मत मिटाइए। चलिए अगला है सैरोगेसी। सैरोगेसी सुना है नाम? सैरोगेसी एक अनोखी परंपरा है, इसमें मेल और फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी लोग करवाते हैं, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम इन मेल एंड फीमेल, नो प्रॉब्लम इन फीमेल एंड मेल। तो सर समझ में नहीं आ रहा, जब किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों करवा रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है देखो, बॉडी जो
बड़े बड़े हीरो हीरोइन रहते हैं, इनको क्या रहता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है ना, ताकि फिल्मों में काम मिलता रहे। और अगर उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया है ना, तो उनका बॉडी जो होती है वो थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, है ना। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे देखो ये मेल है, ये फीमेल है, अब एक बच्ची की 2 मम्मी होंगी, है ना। तो इसके पास मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों इस फीमेल में, इसे मदर फर्स्ट में ही होता है, फर्टिलाइजेशन इसी में होता है, पहली माँ में, और यहां से बन जाता है इस तरह से जाइगोट। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे को, दूसरी फीमेल को पैसा दे करके और इस जाइगोट को अदर फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर करवाते हैं, अदर फीमेल में इसे क्या करवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। तो पहला बच्चे की मम्मी एक तो ये हो गई, और दूसरे के यहाँ जब जिसको ले करके रख देंगे, जो उसका 9 मंथ का पूरा ड्यूरेशन पूरा करेगी और उसको डिलीवरी करवाएगी, और वो बच्चा इन लोगों का कहलाएगा। तो एक और फीमेल, सेकंड जो फीमेल आएगी जिसमें ये 9 मंथ तक रह रहा है, ये उसकी दूसरी मदर हो रही है, और इसे हम लोग कहते हैं सैरोगेट मदर। क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, सैरोगेट मदर। और ये पूरी प्रोसेस क्या है, सैरोगेसी, ठीक है। हाँ मम्मी तो ये है, पर ये तो इसकी भी कोख में रहा ना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनके हैं, ठीक है, पर डेवलपमेंट यहाँ से हो रहा है। तो ये तो यही जानेगा जिसकी कोख से भी तो आया, ठीक है। तो ये है सैरोगेसी। नॉर्मली इसमें मेल और फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चैप्टर इतना ही था। चैप्टर आप लोग अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी के बाद जो किताब है आपके पास उसके पीछे के सवाल लगाइए, आपसे 100% सारे के सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति ये पूरे वीडियो नहीं देखा है तो पहले से लेकर के पूरे वीडियो देख लेगा, एक साथ एक एक करके, आज देख ले, कल देख ले, परसों देख ले, नरसों देख ले, इसके बाद सवाल लगाओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सब बनेगा, ठीक है ना। और नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा।